जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान पे। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, जो कि आपका सिलेबस लगा हुआ है, आधुनिक भारत का इतिहास का सेकंड महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट की महासंग्राम रिवीजन क्लासेज स्टार्ट की गई हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की 2 क्लासेस कराई जाती हैं। आपके पूरे सिलेबस का हाफ पोर्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में दिया जाता है, जिसका पीडीएफ भी नोट्स भी आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आप वीडियो देखें, अच्छे से समझें और फिर रिवीजन आप टेलीग्राम चैनल पर दिए गए नोट्स से कर लें। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं और नोट्स टेलीग्राम चैनल से लेकर अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो यह सेकंड क्लास है। जो भी नए बच्चे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहें। बीए थर्ड सेमेस्टर किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसकी क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी और नोट्स तो आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। जिसकी भी ना हुई हो, आपको अभी तक ना मिली हो, कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसकी भी बना दी जाएगी, जिससे आपको पता है, हेल्प मिलता है कि तैयारी भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से हो पाए, कि हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, जिस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सेकेंड पार्ट में हैं। पहला हमारा प्रश्न है, लाहौर की दूसरी संधि या भैरोवाल की संधि क्या है? लाहौर की जो दूसरी संधि है उसे भैरोवाल की संधि भी कहा जाता है, जो कि 9 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि के पश्चात लाहौर में हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। पर रानी जिंदा और लाल सिंह उससे एक प्रकार से असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का राज्य दिया जाना पसंद न था। इस प्रकार पंजाब का शासन जो है कार्य सामान्य रूप से न होते देख लॉरेंस ने लाल सिंह व रानी जिंदा पर अशांति फैलाने का आरोप लगा दिया और उनके व्यवहार की जांच कर उन्हें अपराधी घोषित करते हुए उन दोनों को पदच्युत कर दिया। लाल सिंह बंदी बनाकर भेज दिया गया और रानी को पेंशन देकर हमेशा के लिए राज्य कार्यों से पृथक कर चुनार में भेज दिया गया। इसके पश्चात सर हेनरी लॉरेंस ने पुनः दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि के नाम से एक अन्य संधि लाहौर दरबार के साथ की हुई थी। जैसे कि जो पंजाब में 2 लोग थे, उनके बीच में आपसी मतभेद थे, जिसका फ़ायदा उठाकर जो कि लॉरेंस हैं, हेनरी लॉरेंस, वह क्या करता है कि दोनों को पदच्युत कर देता है और एक लोग को अलग कर देता है, बंदी बनाकर भेज देता है, और दूसरी जो रानी होती हैं उन्हें पेंशन के लिए हमेशा के लिए राज्य कार्यों से एक प्रकार से दखल कर देता है। यह संधि हुई थी। अगला है हमारा भैरोवाल की संधि की प्रमुख धाराएं। अल्पवयस्क महाराज दिलीप सिंह की संरक्षकता के लिए अंग्रेजों द्वारा नियुक्त 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल स्थापित की गई, जिसे कि ब्रिटिश रेजिडेंट के निरीक्षण व परामर्श में काम करने की बात स्पष्ट कर दी गई। दूसरी क्या प्रमुख धारा थी? लाहौर में एक अंग्रेज सेना का रखा जाना निश्चित किया गया। सिखों ने 22 लाख रुपए अंग्रेजों को प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर लिया। यह समझौता जो है सन 1854 ईस्वी तक चलना था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके प्रश्न हैं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। इसमें जैसे कि इतिहास जो होता है कि कब क्या हुआ, क्या घटना की गई, यह समझाने वाली बात नहीं है। जैसे कि आपको यह बताया जा रहा है कि कोई संधि हुई, उसमें किसको क्या किया गया, ये बातें जो है आपको याद करने योग्य हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, रिवीजन टेलीग्राम पर दिए गए नोट से करिए और अच्छे से, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न हमारा है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 20 अप्रैल 1848 ईस्वी में मुल्तान में क्रांति हो गई तथा दोनों अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी गई। इस घटना के उपरांत अंग्रेज सरकार तुरंत कार्यवाही कर सकती थी, पर उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की और शनै शनै अर्थात धीरे धीरे पंजाब में क्रांति की ज्वाला जो है वह भड़कने लगी। अतः मुख्य सेनापति जो कि सर ह्यूगफ के परामर्श पर वर्षा के पश्चात सर्दियों में पंजाब के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 16 नवंबर 1848 ईस्वी को सर ह्यूगफ ने रावी नदी पार कर रामनगर में युद्ध करने के पश्चात दिसंबर
1848 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर जनवरी 1849 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। इसके उपरांत 13 जनवरी 1849 को चिलयानवाला का युद्ध हुआ, पर इसमें हार जीत का निर्णय न हो सका और फरवरी 1849 ईस्वी में गुजरात की भीषण लड़ाई में, जिसे कि तोपों की लड़ाई कहा जाता है, सिख उसमें पराजित होते हैं और 13 मार्च 1849 ईस्वी को अंग्रेजों का सिखों के साथ यह अंतिम युद्ध जो है वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कैसे कैसे रणनीति बनी, कहाँ पर युद्ध हुआ और कितने वर्षों तक हुआ, ये आपने जान लिया। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में विजयी होने पर लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, अतः इस युद्ध के निम्नलिखित उल्लिखित परिणाम थे। कौन कौन से? पहला परिणाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को पूरे पंजाब को ब्रिटिश भारत का अंग घोषित कर दिया और महाराजा दिलीप सिंह को गद्दी से उतार दिया गया और 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जो कि एक अल्पवयस्क थे। जब वह जीतते हैं तो पंजाब जो है उसको ब्रिटिश भारत अर्थात ब्रिटिश जो है जिन भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती थी उसे ब्रिटिश भारत कहती थी, तो उसमें वह शामिल कर लेता है और क्या देता है दिलीप सिंह को? उनको गद्दी से उतार देता है और 50,000 पाउंड जो है वार्षिक पेंशन के देता है और साथ ही साथ इंग्लैंड भेज देता है उन्हें पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या था? पंजाब का शासन भार संभालने के लिए पहले हेनरी लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस और कर्नल मेथसन नामक 3 अंग्रेज कमिश्नरों की नियुक्ति की गई, पर कुछ समय के पश्चात सर लॉरेंस को पंजाब का चीफ कमिश्नर बनाकर संपूर्ण भार उन्हीं के हाथों में सौंप दिया गया। अगला हम जानेंगे हैदर अली के विषय में। हैदर अली एक साधारण परिवार में उत्पन्न होकर हैदर अली अपनी वीरता तथा आत्मविश्वास के बल पर सैनिक के सूबेदार तथा प्रधान सेनापति बना। अंततः वह मैसूर का सुल्तान बन गया और हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य सन 1769 तथा 1780 में प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान जो है राजनीति का पंडित था। राजनीति तथा देश प्रेम और अंग्रेजों के कार्यों से घृणा टीपू को विरासत में मिली थी। टीपू दक्षिण भारत का प्रथम सुल्तान था जिसने विदेशी सत्ता से संपर्क रखा और अपने राजदूत उसने फ्रांस और टर्की में भी भेजे थे। टीपू सन 1790 से 1799 तक लगातार अंग्रेजों से युद्ध में उलझा रहा था। अगला हम जानेंगे कॉर्नवालिस ने टीपू को एकाकी करने के लिए क्या प्रयत्न किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चतुराई के साथ मराठों तथा निजाम को कई लालच देकर उनसे अलग अलग संधियां कर ली। कॉर्नवालिस ने गंटूर को निजाम से प्राप्त कर टीपू का समुद्री मार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया, अतः टीपू जो है त्रावणकोर से समुद्री मार्ग बनाने के प्रयत्न के फलस्वरूप अंग्रेज उद्वेलित हो गए। अगला हमारा प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली की नीति क्या थी। वेलेस्ली भारत पहुंचते ही टीपू से युद्ध करने का निर्णय ले चुका था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को सहायक संधि की नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने टीपू से भी कहा कि संधि स्वीकार करने के लिए। टीपू सुल्तान द्वारा संधि स्वीकार न करने पर उसने टीपू के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगला हमारा प्रश्न है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के 2 कारण बताइए। पहला कारण था टीपू तथा अंग्रेज दोनों में पारस्परिक अविश्वास तथा दोनों युद्ध के लिए किसी तात्कालिक कारण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और दूसरा है टीपू ने टर्की तथा फ्रांस को अपने राजदूत भेजे जिससे कॉर्नवालिस टीपू की गतिविधियों से सशंकित हो उठा था। 10वां प्रश्न है टीपू के लिए गुंटूर का क्या महत्व था। गुंटूर जिला एक समुद्र तटवर्ती क्षेत्र था। टीपू तथा निजाम के लिए समुद्र तट पर पहुंचने का यही मार्ग था। टीपू के लिए समुद्र तट का अत्यधिक महत्व था क्योंकि समुद्र के मार्ग से ही वह फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करता था। वह गुंटूर जिला जब ले लिया अंग्रेजों ने तो एक प्रकार से उसका समुद्री मार्ग जो है बंद हो गया, साथ ही साथ उसका फ्रांस से जो सहायता प्राप्त करता था वह टूट गया। एक कड़ी जो थी वह टूट गई और फिर वहां से वह सहायता नहीं ले पाता था। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण। श्रीरंगपट्टम की संधि ही चतुर्थ मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण बनी। टीपू श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगा। वस्तुतः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि का परिणाम था। अगला प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है। यह युद्ध अत्यंत अल्पकालीन तथा निर्णायक युद्ध था।
अंग्रेजी सेना ने टीपू की सेनाओं को पूर्व में मालावली तथा पश्चिम में सदासीन नामक स्थानों पर पराजित किया। टीपू ने राजधानी श्रीरंगपट्टम में शरण ली तथा किले की रक्षा करते हुए एक वीर सैनिक की तरह उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगला प्रश्न है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1740 से 1748 तक चला था। पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार वाले युद्ध की प्रतिध्वनि था। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। 1748 ईस्वी में युद्ध समाप्त होने पर फ्रांस और ब्रिटेन में संधि हो गई। यह संधि दोनों कंपनियों के ने बिना हस्तक्षेप के कर ली थी। अगला हम जानेंगे एक्स ला सापेल की संधि। 1748 ईस्वी में यूरोप के एक्स ला सापेल की संधि द्वारा फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजियों के बीच युद्ध समाप्त हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में भी शांति स्थापित हो गई। इसके अनुसार जो है डुप्ले को मद्रास अंग्रेजों को वापस देना पड़ा। फ्रांस को उत्तरी अमेरिका के नेतृत्व में लुईस वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न हमारा 15वां, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? पहला कारण था अंग्रेजों द्वारा तंजौर में हस्तक्षेप, दूसरा था डुप्ले द्वारा हैदराबाद में हस्तक्षेप और तीसरा था कर्नाटक में चांद साहब का समर्थन जो उन्होंने किया था। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण हैं। 16वां प्रश्न, कर्नाटक तृतीय युद्ध के दो परिणाम लिखिए। पहला है फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार करने वाली कंपनी रह गई थी। और दूसरा कारण है दूसरा परिणाम है अंग्रेजों का प्रभाव जो है संपूर्ण दक्षिण भारत में स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न हमारा अस्थाई बंदोबस्त जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने बंगाल में भूमि का अस्थायी प्रबंध कर दिया और इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। जमींदारों को अस्थायी रूप से भूस्वामी मान लिया गया तथा सदैव के लिए लगान निश्चित कर दी गई जिसमें कभी भी कमी बेसी नहीं की जा सकती थी। किसानों को लगान अपनी जिम्मेदारी को देना पड़ता था जो पट्टे द्वारा निश्चित कर दी गई थी। एक प्रकार से किसानों को एक निश्चित भूमि दे दी गई थी और उस पर निश्चित लगान तय करके बताया गया था कि आप जो है इतना हमें लगान हर महीने दे दिया करिए। अगला प्रश्न हमारा या फिर एक सीजन में अर्थात एक साल में दे दिया करिए। अगला प्रश्न हमारा है इस्तमरारी बंदोबस्त के प्रमुख 3 लाभों को बताइए। पहला, सरकार भूमि के बार बार बंदोबस्त करने से व्यय से बच गई। दूसरा, जमींदारों की आमदनी में काफ़ी वृद्धि हुई जिससे आगे चलकर प्रांत का औद्योगिकरण संभव हो सका। तीसरा कारण था किसान भूमि को उपजाऊ बनाकर अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करने लगे। अगला प्रश्न हमारा है 19वां कॉर्नवालिस कोड क्या है? कॉर्नवालिस ने प्रचलित कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। इससे कानून की अनिश्चितता समाप्त एक प्रकार से हो गई। 20वां प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू हुई थी? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यह व्यवस्था जो है ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू हुई थी। 21वां प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है कब लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को अस्थायी कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, सूर्यास्त कानून क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। 1794 में एक कानून बना जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया। इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक मतलब सूर्य के अस्त होने तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी जो है वह नीलाम हो जाएगी। भू राजस्व जो है 3,75,00,000 रुपये वार्षिक निश्चित किया गया जबकि किसानों से जमींदार लगभग 13 करोड़ रुपए वसूल करते थे। अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जो है हाल्ट मैकेंजी हैं। 24वां प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किन क्षेत्रों पर लागू की गई? यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू की गई जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। 25वां प्रश्न हम देखें तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या है अथवा महालवाड़ी व्यवस्था के विषय में बताइए। महाल शब्द तात्पर्य है जागीर तथा गांव। इस पद्धति से राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महात के साथ स्थापित की गई लेकिन कृषक के साथ नहीं। 1819 ईस्वी में अपने प्रतिवेदन में इन्होंने महालवाड़ी भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया हुआ था। 26वां प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त में
ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? 19% क्षेत्र आता है। 27वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है किन क्षेत्रों में लागू की गई? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्रों में उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। अगला प्रश्न 28 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार किस क्षेत्र में लागू की गई? 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष पुनर्समीक्षा की जाएगी। सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक विशेषता थी। अगला प्रश्न हमारा, पुनर्जागरण के किन्हीं दो उल्लेख कीजिए, दो कारणों का। पहला कारण है भारत का आर्थिक पतन हो गया था, इसलिए पुनर्जागरण हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार ने भी भारतीय पुनर्जागरण में अत्यधिक सहयोग किया हुआ था। 31वां प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण के किन्हीं दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहला प्रभाव पड़ा वैज्ञानिक भावना का प्रचार हुआ और दूसरा औद्योगिकरण की भावना का विकास एक प्रकार से हुआ। 32वां प्रश्न हमारा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने एक संगठन 1867 में बनाया जिसका उद्देश्य विचार युक्त प्रार्थना और समाज सुधार था। उसका नाम प्रार्थना समाज रखा गया। अगला प्रश्न हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के दो उद्देश्य बताइए। पहला है परमात्मा एक है और आत्मा उसका ही एक अंग है, यह पहला उद्देश्य था। दूसरा है प्रकृति के गूढ़ रहस्यों तथा मनुष्यों की गुप्त शक्तियों का स्पष्टीकरण करना। 34वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। परमात्मा एक है तथा वह संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र एवं भंडार है, यह पहला सिद्धांत। दूसरा है परमात्मा सृष्टि का रचयिता और संरक्षक है, यह ब्रह्म समाज के दो सिद्धांत हैं। 35वां प्रश्न हमारा है, ब्रह्म समाज के दो सुधारों का उल्लेख कीजिए। समाज में प्रचलित जाति भेदभाव का उन्मूलन करना। दूसरा बाल विवाह, बहुविवाह, बाल हत्या का अंत करना। 36वां प्रश्न हमारा है, राजा राम मोहन राय का परिचय दीजिए। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 ईस्वी में बंगाल के वर्धमान जिले के राधानगर नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म जो है कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पितामह बंगाल के नवाब की सेवा में थे जिन्हें रायन की पदवी एक प्रकार से मिली हुई थी। अगला प्रश्न हमारा 37वां, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 1842 से 65 के मध्य ब्रह्म समाज की बागडोर जो है वह देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गई थी। टैगोर ने 1839 में अपने कुछ मित्रों की सहायता से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की हुई थी। 38 नंबर प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का परिचय दीजिए। दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में मौरवी राज्य अर्थात गुजरात के मौरवी राज्य में एक कुलीन और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका जन्म का नाम एक प्रकार से मूल शंकर था। अगला प्रश्न 39 नंबर, आर्य समाज के दो सिद्धांत बताइए। संपूर्ण सत्य विद्या और उससे जाने गए सभी पदार्थों का मूल परमेश्वर में निहित है, यह पहला सिद्धांत है। दूसरा है सत्य को ग्रहण करने एवं असत्य का त्याग करने के लिए सभी व्यक्तियों को सदैव स्वयं को तत्पर रखना चाहिए। 40वां प्रश्न है, आर्य समाज के दो सुधार बताइए। आर्य समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया हुआ था और हिंदू समाज में नव चेतना का संचार करके हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना जो है जागृत की थी। ये किसने किया था? आर्य समाज ने। 41वां प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने वारानगर में की थी। 1887 ईस्वी में मठ को स्थापित किया गया जो आज भी संपूर्ण भारत में फैले हुए मठों का केंद्र स्थल माना जाता है, केंद्र स्थल है। 42वां प्रश्न है, विवेकानंद का भारतीय संस्कृति में योगदान बताइए। हिंदू धर्म में जागृति उन्होंने ला दी। स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, यह उनका योगदान है। 43वां प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण परमहंस का परिचय दीजिए। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल की महान विभूतियों में रामकृष्ण परमहंस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और उनका जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी के दिन हुगली जिले के एक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम हेलेन पेट्रोवाना
ब्लेवत्स्की तथा एच.एस. अलकाट ने की हुई थी। 1879 ईस्वी में ब्लेवत्स्की और अलकाट स्वामी दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आए। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1879 से 81 तक आर्य समाज के साथ मिलकर ईसाई मत के सोसाइटी का केंद्र स्थापित किया हुआ था। 45वां प्रश्न है स्वामी दयानंद विवेकानंद। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य विवेकानंद ने काशीपुर के निकट वास नगर में 1887 ईस्वी में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की और इसी समय नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। विवेकानंद के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, हिंदू धर्म में हिंदुओं की फिर से आस्था जागृत करना, दूसरा धर्म की पुनः स्थापना करना तथा भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव का ज्ञान कराना, ये उनका उद्देश्य था। इस प्रकार से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए। ये एक प्रकार से याद करने वाली चीज़ें हैं, बस ध्यान से आपने अगर सुना होगा और रिवीजन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में हो कमेंट करके अवश्य पूछिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।